ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हीटिंग के सोर्सेस जो यहाँ पे किस प्रोसेस से यहाँ पे हीटिंग हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे रेडिएशन से होती है कि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, ओवरऑल पूरा जो सन से अब्जॉर्प्शन हो रहा है ओशन में वो कितना हो रहा है। दूसरा तरीका होता है कि कन्वेक्शनल करंट के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे हीटिंग हो रही है। तो सिंस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, द ओशन वाटर एट द ग्रेट डेप्थ इज हीटेड देन द सब सरफेस एंड द इमीडिएट वाटर लेयर्स। तो इसमें कन्वेक्शन के द्वारा मतलब यहाँ पे लेयर बाय लेयर यहाँ पे अलग हीटिंग रहेगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कन्वेक्शनल हीटिंग क्या रहती है। कन्वेक्शनल हीटिंग हमेशा जो वर्टिकल वाला आपका मूवमेंट रहता है हीट का, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल हीटिंग। तो ये जो यहाँ पे लेयर बाय लेयर हीटिंग हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शनल करंट के थ्रू हीटिंग। ठीक है। ओके। फिर यहाँ पे हमने कल देखा था कि यहाँ पे कुछ टाइडल करंट्स जो हैं वो यहाँ पे जनरेट रहती हैं। फिर सरफेस के ऊपर ये जो आपका पानी है इसके ऊपर सरफेस पे विंड्स भी हैं। ठीक है। और आपकी ये जो टाइड्स हैं ये भी यहाँ पे मूव कर रही हैं। तो इनके बीच में यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन डेवलप होता है। और हालांकि जो हीटिंग है ये काफ़ी कम होगी फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अच्छा क्या पता फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वहाँ पे टाइडल करंट्स और जो सरफेस पे यहाँ पे जो विंड्स चल रही हैं उसकी वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ पे हीटिंग जो है वो भी देखी जाती है। ठीक है। अब देखो कूलिंग किस वजह से होगी। कूलिंग हमें जिस तरीके से हीटिंग हो रही थी रेडिएशन के थ्रू उसी प्रकार से यहाँ पे कूलिंग भी होने लगेगी। ठीक है। और प्लस आपका क्या होगा, ये जो पानी का लेयर जो ऊपर इसका सरफेस रहेगा ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे किसके कांटेक्ट में रहेगा, यहाँ पे हवा से कांटेक्ट में रहेगा। तो एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पे ये पूरा जो कूलिंग है होगी। ठीक है। तो पानी हमारा ठंडा हो जाता है ओशन का। ठीक है। एटमॉस्फेयर से जैसी हीट उसकी इंटरेक्ट करेगी। फिर इवेपोरेशन होता है। हमें पता है कि यहाँ पे अगर ये हीट अप करने लगेगा तो यहाँ का जो पानी है वो यहाँ पे इवेपोरेट होने लगेगा। और जब इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ वाले जो एरिया है, ठीक है, इसमें आपका कूलिंग जो है वो यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है। क्या करता है ये लेटेंट हीट अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। लेटेंट हीट अब्जॉर्ब करेगा और ये ऊपर राइज करेगा। राइज करने के बाद फिर यहाँ पे रिलीज करेगा और फिर से यहाँ पे ये प्रेसिपिटेशन वाली साइकिल चालू होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाएगा तो नीचे जो है आपका टेम्परेचर जो है वो लॉस हो जाएगा और ये जो पानी रहेगा वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ओशन का। ओके। तो देखो अब यहाँ पे जो आपकी ये कितना डीप यहाँ पे जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या ये बहुत गहराई में भी मिलते हैं हमें। ठीक है। तो देखो ये वहीं पे मिलते हैं, ये ज़्यादा गहराई में नहीं मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे मरियाना ट्रेंच की बात करें और हम एकदम नीचे चले जाएं तो वहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होंगे। देखो यहाँ पे अंदर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, पानी का भार भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किल यहाँ पे आपको होगी। दूसरा कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जब आपका प्राइमरी आपका जब नहीं रहेगा, प्राइमरी आपके प्रोड्यूसर्स जब नहीं रहेंगे तो एक फूड साइकिल, फूड चेन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। जो कि हमने पहले देखा था कि आपका जो सनलाइट वाला एरिया है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स रहेंगे। ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स को यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, जू प्लैंक्टन्स को फिर यहाँ पे मछलियाँ खाएंगी। ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा सनलाइट रहेगी तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है सनलाइट पे डिपेंड करेंगे अपना खाना बनाने के लिए। तो जहाँ सनलाइट पहुँचेगी वहीं पे ये प्राइमरी प्रोडक्शन हो पाएगा और एक फूड साइकिल डेवलप हो पाएगी। सनलाइट नहीं पहुँचेगी जहाँ गहराई रहेगी तो वहाँ पे आपका जो ये फूड चेन है ये डेवलप होना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे मरीन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत रेयरली पाए जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पे बहुत रेयर रहेंगे। ठीक है। ओके। अब जहाँ पे ये जो एरिया था जहाँ पे ये सनलाइट आती है, ठीक है, जहाँ पे सर्वाइवल जो है इन मरीन ऑर्गेनिजम्स का इजी रहता है, उस जोन को हम क्या कहते हैं, फोटिक जोन। फोटॉन्स, फोटिक, फो का मतलब यहाँ पे जो फोटॉन्स का मतलब है वो यहाँ पे क्या होता है,
सन की लाइट जो कैरी करते हैं जो पार्टिकल्स, ठीक है, उनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। तो फोटिक जोन आपका वो होगा जो एरिया आपका सनलाइट रिसीव कर रहा है, और ये कहाँ तक रहेगा, ये कुछ 100 200 किलोमीटर्स तक, 100 मीटर्स तक सॉरी रहेगा, ठीक है। ओके, तो याद रखना है हमें, जहाँ सनलाइट रहेगी वहीं पे आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो वहाँ पे रह पाएंगे, और फिर एक फूड साइकिल जो है आपका बन पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायurnal रेंज जो है ओशन में क्यों छोटी रहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी जो है वो यहाँ पे ठंडा जल्दी क्यों हो जाता है, ठीक है। डायurnal जब भी हम देखेंगे तो दिन रात का अंतर की बात करते हैं हम। तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि जो यहाँ पे समुद्र का पानी है, हमने देखा था कि ये जो है रेंज इसमें छोटी क्यों रहती है, सॉरी, यहाँ पे जो दिन और रात की जो रेंज रहती है वो यहाँ पे छोटी क्यों रहती है। हमें पता है कि जो लैंड होता है, ठीक है, ये बहुत जल्दी से हीट अप होता है, और बहुत जल्दी से ये क्या होता है, अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, ठंडा भी बहुत जल्दी से हो जाता है। हमने देखा है ना कि जो डेजर्ट वाले एरिया रहते हैं पूरे दिन वो गर्म रहते हैं, लेकिन उनकी गर्मी जो है वो तुरंत से रात को मतलब रिलीज भी हो जाती है, रेडिएट भी हो जाती है, और ठंडे भी उतनी जल्दी से हो जाते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे डायurnal रेंज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, दिन और रात में यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस जो रहता है वो यहाँ पे ज़्यादा रहता है। लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये यहाँ पे आपकी ओशन टेम्परेचर्स जो हैं वो यहाँ पे नॉर्मल पाए जाते हैं। मतलब अगर ये दिन में यहाँ पे हीटअप हुए, ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देर तक गर्म रहेंगे, ठीक है, इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। जैसे कि लैंड जो पूरा ये रेडिएशन कर देता है ना, फटाफट ठंडा हो जाता है, वैसे जो पानी है थोड़ा जो आपका हीट है उसे होल्ड करके रखता है। तो उसकी वजह से क्या है, हम कहते हैं कि इसका जो डायurnal रेंज है वो यहाँ पे छोटा रहता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्यों होता है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशन वाटर इज स्लो than other land due to the vertical and horizontal mixing and high specific heat of the water। high specific heat of the water कि इसकी retention power ज़्यादा है, ये ज़्यादा retain करता है heat, ठीक है। और the more time is required to heat 1 kg of water compared to the heating of the same unit of solid at the same temperature, ठीक है। क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो ये गर्म भी धीरे होता है, और ये उसको रिटेन भी काफ़ी समय तक करता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट होने की ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये जो पानी है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये केमिकल मतलब ये यहाँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये ज़्यादा देर तक गर्म रहता है स्पेसिफिक हीट की वजह से, ठीक है। तो 1 किलो अगर हम पानी लेंगे, 1 kg पानी लेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हीटअप करने के लिए, रेदर देन आप 1 kg सॉलिड लोगे, उसको यहाँ पे हीटअप करने के लिए आपको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी दी तो वो ज़्यादा देर तक चलेगी। ओके, फिर यहाँ पे टेम्परेचर किस किस तरीके से यहाँ पे ओशन के इफ़ेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स जो हैं जो ओशन का टेम्परेचर को यहाँ पे कम बढ़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लैटिट्यूड रहेगा, ठीक है, मतलब आपका इंसोलेशन एनर्जी कितनी आ रही है, सन की एनर्जी कितनी आ रही है, वो ऑब्वियसली सन सबसे प्राइमरी फैक्टर रहेगा। दूसरा रहेगा हीट लॉस, कि वहाँ पे हीट किस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है, स्कैटरिंग के थ्रू हो रहा है, इवेपोरेशन के थ्रू हो रहा है, रेडिएशन से लॉस हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे जो हीट है वो यहाँ पे लूज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट करेगा। दूसरा एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता था, किसी को याद है? सुन रहे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ठीक है। एल्बिडो होता था कितना सन की जो यहाँ पे गर्मी जो गर्मी है वो यहाँ पे कितना रिफ्लेक्शन होता है। एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्शन, सूरज की गर्मी को का रिफ्लेक्शन। तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो डार्कर कलर्स रहते थे वो क्या करते थे, वो रिफ्लेक्ट कम करते थे,
हीट को, और वो क्या करते, सनलाइट को वो यहाँ पे क्या करते थे, अब्जॉर्ब कर लेते थे। काले कपड़े क्या होते हैं, ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, हीट को, उनका एल्बिडो क्या होता है, कम होता है। उसी प्रकार से कोई वाइट चीज़ होती है तो उस पे अगर आप लाइट पड़ाओगे तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, अब्जॉर्ब कम करती है। तो वाइट कलर का क्या होता है, एल्बिडो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एल्बिडो पे भी आपका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्शन, जैसे कि अगर यहाँ पे जो ओशन है, ठीक है, वो थोड़ा डार्कर कलर में होगा तो वो गर्मी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वही अगर वो थोड़ा सा लाइटर कलर में हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ, तो वो जितनी भी यहाँ पे सनलाइट आएगी उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, इतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो एल्बिडो का भी यहाँ पे असर पड़ता है ओशन पे। दूसरा कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे कि यहाँ पे उसमें सैलिनिटी वगैरह कितनी है, ठीक है, सैलिनिटी का भी यहाँ पे असर रहेगा कि इसका टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करेगा। फिर अगर वहाँ पे रिज प्रेजेंट है, रिज मतलब वहाँ पे अंदर कोई वोल्केनो है, ठीक है, वहाँ पे रिज है और वहाँ से लावा कंटिन्यूसली निकल रहा है, तब भी वहाँ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे असर करेगा, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर ओशन का वेरी करेगा। ओके। फिर शेप, ऑब्वियसली शेप किस तरीके से है, वो बे है, गल्फ है, या कितना इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो अगर हम ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी का हो सकता है कि वो यहाँ पे पूरा उससे सराउंडेड है, लैंड से सराउंडेड है, ठीक है, दो साइड से खुला हुआ है। तो अगर यहाँ पे हीट लॉस जो है वो यहाँ पे कम हो पाएगा, रेदर देन अगर कोई थोड़ा सा वाइडर एरिया रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ओशन करंट्स आती जाती रहेंगी, हीट लॉस जो है यहाँ पे ठंडा जो है वो जल्दी से हो जाएगा। तो जो एनक्लोज्ड एरिया है तो शेप भी जो है वो यहाँ पे मैटर करेगा, ठीक है, कि उस जगह यहाँ पे शेप कैसा है सी का, उसके हिसाब से यहाँ पे गर्मी अक्यूमुलेट होगी, ठीक है। लोकल वेदर कैसा है, वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, प्रेवलेंट विंड्स मतलब वहाँ पे ईस्टर्लीज कैसी चल रही हैं या वेस्टर्लीज चल रही हैं, उसका भी यहाँ पे असर पड़ेगा, ठीक है। ओके, फिर देखो वहाँ से अगर यहाँ पे कोई आपकी वार्म करंट पास करती है, अगर वार्म करंट वहाँ से पास करी तो वहाँ जो ओशन का टेम्परेचर है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी कैसी बात हुई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात हो रही थी टेम्परेचर की, हॉरिजॉन्टली आपका किस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर डिवाइड कर रहा है। अगर अब हम जाते हैं वर्टिकल वाले सेक्शन में कि यहाँ पे जैसी ही गहराई बढ़ती है तो किस तरीके से आपका टेम्परेचर जो है वेरी करता है। अच्छा, एक ओशन वाला जो है, ओशन वाले में हम कहते हैं फोटिक जोन। जब हम रिवर की बात करते हैं, ठीक है, तो रिवर में अलग स्थिति रहती है, उसका भी हम उसका थोड़ा सा करंट अफेयर्स में था, उसको भी हम देख लेंगे। उसमें भी जोन होता है लेक में या लेक में, या फिर जो वाटर बॉडीज, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज रहती हैं, पॉन्ड वगैरह, उसमें भी यहाँ पे लेयर्स रहते हैं और उन जोन्स को भी हम कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है। तो वो वाले जोन्स भी देखेंगे। अभी हम बात करें ओशन के पानी के यहाँ पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखो फोटिक जोन कौन सा होता है, जिस एरिया तक आपकी सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी पहुंच पा रही है, वो फोटिक जोन। उसके नीचे जहाँ पे अंधेरा वाला जो रीजन रहता है, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, अंधेरा वाला रीजन, कहाँ से शुरू होता है, ये 200 मीटर से ये शुरू होगा, ठीक है। 200 मीटर, यहाँ पे 200 मीटर तक तो यहाँ पे सूरज की रोशनी पहुंच रही है। इसके नीचे जो गहरा वाला रीजन है ये एफोटिक जोन आपका कहलाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सन जो है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो थर्मोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन क्या होता है, देखो ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस है पानी का, ठीक है। अब धीरे धीरे आप जाए, हम नीचे जाएंगे, धीरे 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 नीचे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे गिरने लगेगा, नीचे ठंडक आती रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो यहाँ पे कम होती जाएगी, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद क्या होगा कि सडनली टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे गिरना चालू कर देगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, ठीक है, जो समुद्र का पानी है वो। तो ऐसा पॉइंट जिसके बाद आपका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं, ठीक है।
आज सबको नींद आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है। खैर थोड़ा बोरिंग है भी ये। हम्म। ठीक है, समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके। देखो थर्मोक्लाइन अब टर्म याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ। हाँ जी। थर्मोक्लाइन जो है उसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। थर्मोक्लाइन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से जो समुद्र का पानी है अंदर ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो मतलब आप मान सकते हो कि एफोटिक जोन के बाद जो पानी आपका पाया जाता है वहां से थर्मोक्लाइन चालू हो जाता है, ठीक है। तो द प्रोफाइल शोज अ बाउंड्री रीजन बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन एंड द डीपर लेयर्स, ठीक है। बाउंड्री जो है यहाँ पे 100 मीटर के बाद जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है कि ठंडा पानी जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके। तो दिस बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देर इज अ रैपिड डिक्रीज इन ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे पॉइंट जिसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे इमीडिएटली कम होने लगेगा, एकदम ठंडा हो गया पानी, वो थर्मोक्लाइन कहलाएगा। ओके। अब देखो 3 लेयर्स कौन सी होती हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लेयर जो रहेगी ओशन में, फर्स्ट लेयर जो रहेगी वो कहाँ तक रहेगी, यहाँ पे अराउंड 500 मीटर तक। यहाँ पे मतलब थर्मोक्लाइन से ऊपर वाली जो लेयर है, ये जो थर्मोक्लाइन से ऊपर वाली जो लेयर है, ये रोशनी वाली दिख रही है ना, एक लेयर तो ये हो गई, ये सबसे पहली लेयर है, ठीक है। दूसरी लेयर जो रहेगी आपकी कहाँ से शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी आपकी थर्मोक्लाइन जब आपका शुरू होगा ना, ठीक है, उसके नीचे वाली लेयर जहाँ से टेम्परेचर जो है आपका एकदम से गिर गया, ठीक है। तो इसको आप मान लो कि ये 1000 मीटर तक नीचे जा रही है। और तीसरी लेयर जहाँ पे बहुत ही ठंडा पानी रहता है और इस 1000 मीटर से भी नीचे जो ओशन की फ्लोर को टच करता है, ठीक है, तीसरी लेयर ये रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लेयर्स देखो, ये जो है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। देखो ओशन में क्या है, 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है। एक लेयर तो ऐसी पाई जाती है जो यहाँ पे 500 मीटर तक की दूरी पे मिल रही है। अच्छा 500 मीटर पे क्या हो रहा है, 500 मीटर के बाद जो है यहाँ पे पॉसिबली आपका क्या हो रहा है कि थर्मोक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। थर्मोक्लाइन क्या होता है, थर्मोक्लाइन ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद पानी अचानक से ठंडा हो जाता है, ठीक है। मतलब जो अचानक से ठंडा का मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर काफी ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पहली लेयर रही, यहाँ तक रही, यहाँ पे ये पहली लेयर रही। फिर क्या हो रहा है, यहाँ तक ये जो है टेम्परेचर देखो यहाँ पे एकदम से यहाँ पे गिरने लगा, ठीक है। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि थर्मोक्लाइन है, यहाँ से स्टार्ट। तो थर्मोक्लाइन तक यहाँ पे आप मान लो कि 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक ये जो है ये क्या रहेगी आपकी सेकेंड लेयर रहेगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट कलर भी दिख रहा है, 1000 मीटर तक। 1000 मीटर के बाद आप देखो नीचे यहाँ पे बिल्कुल भी सूरज की रोशनी जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही है और ये एकदम डार्क हो जाता है। डार्क होने तक यहाँ पे, जब तक यहाँ पे इसका ओशन का सरफेस नहीं मीट करता है, ठीक है, ये तीसरी लेयर जो है ये यहाँ पे ये होगी, ठीक है। देखो अब देखो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये क्या कहलाती है, ये सरफेस लेयर कहलाती है। जो थोड़ी मिडल में हमने देखी, मिडल में हमने जो देखी थी वो क्या है, साइनोक्लाइन वाली लेयर कहलाती है। और फिर तीसरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, डीप लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये 3 टाइप की लेयर्स हैं। अब देखो साइनोक्लाइन क्या होती है, साइनोक्लाइन इज अ बाउंड्री सेपरेटिंग टू लिक्विड लेयर्स ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी। ये जो साइनोक्लाइन आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो साइनोक्लाइन में क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे ऊपर गर्म पानी को सेपरेट कर रहा है और एकदम ठंडे पानी को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये नीचे ठंडा पानी है और ये यहाँ पे गर्म पानी है। इन दोनों को ये साइनोक्लाइन वाली जो लेयर है ये यहाँ पे सेपरेट करिए। एक तरीके का ये ट्रांजिशन जोन है गर्म पानी के बीच में और ठंडे पानी के बीच में ओशन की।
ठीक है। और ये देखो ये इतने लेयर में जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। और अब इसमें क्या है कि ये देखो साइनोक्लाइन जो है इट प्रिवेंट्स द वर्टिकल करंट्स एक्सेप्ट इन द पोलर रीजन्स। साइनोक्लाइन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द पोलर रीजन। ठीक है। तो ये जो पोलर रीजन्स रहेंगे वहाँ पे ऑलरेडी एंटार्क्टिका और आर्टिक रीजन में क्या रहेगा, टेम्परेचर तो ऑलरेडी बहुत कम रहेगा। तो ये जो गर्म लेयर वाली जो लेयर थी ये हमें एब्सेंट मिलेगी। ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि टेम्परेचर जो है इतना वहाँ पे वैसे भी धूप नहीं आ रही है ना? तो धूप नहीं आ रही है तो ये ऊपर वाली जो लेयर है ये नहीं बन पाएगी। तो साइनोक्लाइन जो है वहाँ पे एब्सेंट रहेगा। कहाँ पे? पोलर रीजन्स पे। ठीक है। ओके। अब बिकॉज द साइनोक्लाइन जोन इज एक्सट्रीमली स्टेबल इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर द सरफेस प्रोसेसेस। ठीक है। तो साइनोक्लाइन जो रहता है ये स्टेबल लाइन ही रहती है ऑलमोस्ट। ओके। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या होता है। थर्मोहेलाइन मतलब सैलिनिटी, नमक का यहाँ पे जो सॉल्ट का यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। लेकिन ये सैलिनिटी जो है किससे इफेक्ट हो रही है, थर्मल रीजन से। ठीक है। तो थर्मोहेलाइन का कुछ यहाँ पे रिलेशन होगा, कुछ टेम्परेचर से रिलेशन होगा, प्लस यहाँ पे कुछ सॉल्ट से रिलेशन होगा। ठीक है। तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या होता है, तो winds drive ocean current up in the upper 100 मीटर ऑफ द ओशन सरफेस। ठीक है। ऊपर आपकी क्या है, सरफेस जो आपका समुद्र का पानी है उसके ऊपर ओशन पे आपकी हवा चल रही है। तो वो जो उसका असर देखा जाता है 100 मीटर की दूरी तक देखा जाता है। However, the ocean current also flows thousands of meters below the surface. These deep ocean currents are driven by differences in the water density which are controlled by the temperature and salinity। दोनों को यहाँ पे कंट्रोल करता है। ये आप देख रहे हो ना कि ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे पानी में। तो ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे एक तो सैलिनिटी की वजह से, दूसरा यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है। तो ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इसे बोलते हैं, दोनों की वजह से यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है पानी के बीच में। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, ओशन कन्वेयर बेल्ट। तो ये ओशन में एक कन्वेयर बेल्ट जैसी चलती रहती है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट होता रहता है पानी का। ठीक है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ओशन कन्वेयर बेल्ट। ओके, ये समझ आ गया। ये देखो ऊपर यहाँ पे पूरे अर्थ के अक्रॉस में यहाँ पे इस तरीके से दो फैक्टर्स जो हैं आपस में भी ये सर्कुलेशन चल रहा है। ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे ओशन का माना जाता है कि 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पे एक और चीज़ होती है, ये यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है किसके लिए, साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, है ना। और द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। ठीक है। तो लैटिट्यूड यहाँ पे जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय यहाँ पे जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है। 0, 20, 30। तो जिस प्रकार से आपका यहाँ पे लैटिट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, तो उसी एक लैटिट्यूड पे 1 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका टेम्परेचर कितना कम होगा ओशन का, 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो यहाँ पे जो ओशन का टेम्परेचर है यहाँ पे आपका आर्टिक रीजन और एंटार्क्टिक रीजन में अलग अलग होगा। और कितना होगा, यहाँ से इक्वेटर से हम अगर अपर लैटिट्यूड में जाते हैं तो 0.5 डिग्री जो है वो 1 डिग्री पे कम हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा था
है ना। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता था कि जैसे ही हम यहाँ पे सरफेस से ऊपर जाते हैं आपका थर्म उसमें ऊपर आपका थर्मोस्फेयर में, तो ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर कह रही हूँ, ट्रोपोस्फेयर में, तो आपका ट्रोपोस्फेयर में क्या होता था, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर आपका क्या होता था, टेम्परेचर गिरता था। और किस रेट से गिरता था, एक नॉर्मल लैप्स रेट रहता था, ठीक है, कुछ डिग्री तापमान गिरता था जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे लैटिट्यूड वाइज भी जो है टेम्परेचर वेरी कर रहा है। 0.5 डिग्री यहाँ पे कम हो जाता है हर लैटिट्यूड पे, ठीक है। तो देखो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री तक पहुँच गया है ओशन का टेम्परेचर। और वही आपका इक्वेटर पे आपका ज़्यादा है ना। और नॉर्मली अगर हम पूरे अर्थ का यहाँ पे एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना आता है, 27 डिग्री सेल्सियस आता है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे बस ऐसे हैं, इसमें आप पढ़ लेना कि क्या है यहाँ पे। ओशन टेम्परेचर ऑब्वियसली दोपहर में हाई रहेगा, और 5 बजे जो आपका सुबह 5 बजे है आपका सबसे ज़्यादा लो रहेगा, सबसे ठंडा ओशन इस टाइम मिलेगा। ये सब खैर कोई कुछ नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, सिल। तो सिल किसे कहते हैं, सिल आपकी होती है जैसे कि आपकी ये जो है स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेव, या फिर आप मान लो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, जैसे कि ये मेरा जो है, ये है मेरा स्पेन, ठीक है, ऐसा पॉइंटेड सा है, ठीक है। और नीचे आपका क्या था, मोरक्को, अफ्रीका। तो बीच में एक स्ट्रेट पाई जा रही थी, जिब्राल्टर, है ना, जिब्राल्टर करके स्ट्रेट थी। तो ये जब यहाँ पे थोड़ा सा लैंड एरिया जो बचता है, स्ट्रेट वाला जो एरिया है, ऐसे एक्सटेंडेड यहाँ पे थोड़ा सा लैंड आप देख रहे हो ना, नैरो वाला जो एरिया रहता है, नैरो वाला जो एरिया रहता है, जैसे कि मैप में अगर मैं आपको दिखाऊंगी, अगर हम यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये देखो, ये छोटा सा एरिया आपको दिखेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नैरो वाले एरिया को ये हम कहते हैं सिल, ठीक है। मतलब इसको जनरली हम बोलते हैं सिल। छोटा छोटा जो एरिया रहता है ना, जहाँ पे आप स्ट्रेट के पास जो आपका पूरा सैंड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, उसके कोने में, उसको हम बोल रहे हैं सिल। ऐसे ही हम हमारा ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी में ये नैरो ओपनिंग रहती है दोनों साइड में, है ना, तो उसको भी हम यहाँ पे सिल बोलते हैं। तो यहाँ पे सिल जो है, इस टर्म को यहाँ पे आप याद रखना अगर कंफ्यूजन होगी तो, ठीक है। ओके, सनस्पॉट क्या है। अब सनस्पॉट आर टेम्पररी फिनोमिना ऑन द फोटोस्फेयर ऑफ द सन दैट अपीयर विजिबली एज द डार्क स्पॉट्स compared to the surrounding regions. They correspond to the concentrations of the magnetic field that inhibit the convection and result in the reduced surface temperature compared to the surrounding photosphere. Sunspot activity cycles about 11 years, every 11 years, and the point of the highest sunspot activity during this cycle is known as solar maximum. The point of lowest activity is solar minimum. ठीक है, तो सन स्पॉट इसमें क्यों दे रखा है ये मुझे नहीं पता क्यों इसमें दे रखा है, लेकिन सन स्पॉट जो होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे जब हम सन के सरफेस की बात करते हैं, तो जब ये सन यहाँ पे ग्लो करता है, ठीक है, तो इस पे हमें थोड़े से काले धब्बे दिखते हैं, ठीक है। काले धब्बे जो हैं वो यहाँ पे किस वजह से होते हैं, दे कॉरस्पॉन्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इनहिबिट द कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ये जो आपके काले धब्बे हैं सन पे हमें दिखते हैं, ठीक है। और उस ये जो पूरी एक्टिविटी है, ये यहाँ पे 11 साल में एक बारी सन के जो स्पॉट्स हैं वो कभी कभी दिखते हैं, ठीक है। तो जब हाईएस्ट एक्टिविटी रहती है तो हम उसको सोलर मैक्सिमम बोलते हैं, और जब लोएस्ट एक्टिविटी रहती है तो हम उसे सोलर मिनिमम कहते हैं, ठीक है।
समझ आया? हाँ दीदी, आज बोल नहीं रहे हो? हाँ, हाँ, आज की है मैंने रिकॉर्डिंग। ओह! अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, ठीक से की है और ठीक है। चलो हम ये वाला भी टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, सैलिनिटी वाला, है ना? सो हम ये इसमें काफ़ी सारा है।